मैं करुणा भारद्वाज वीडियो की श्रृंखला में आज जो टॉपिक लेकर के आई हूं वो टॉपिक 6 to 8 तो है ही, सीबीएसई में भी है, अन्य स्टेट बोर्ड्स में भी है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है एवं पद परिचय वाले बच्चे जो कक्षा 10 के हैं सीबीएसई में, वो बच्चे भाववाचक संज्ञा और विशेषण पहचानने में अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है विशेषण। तो सबसे पहले हम ये जाने विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, आपको संज्ञा भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसका भी वीडियो आ चुका है, सर्वनाम का भी आ चुका है, तो आपको संज्ञा और सर्वनाम मालूम है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी वो कैसा है, वो संज्ञा शब्द जो है, सर्वनाम शब्द जो है वो कैसा है, कितना है, इन सब की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। अब ये तो हो गया विशेषण। अब आते हैं विशेष्य क्या होता है, यानी वो संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द जो हैं वो विशेष्य होते हैं क्योंकि उनकी विशेषता बताई जाती है। अब आते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। उसी क्रम में बताते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले आते हैं इसकी परिभाषा पर। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, अवस्था, स्वाद, गंध, स्थिति, देश, काल, स्थान, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे लता ईमानदार है, महिमा शैतान है। अब कैसी है? महिमा कैसी है? शैतान है। लता कैसी है? ईमानदार है। अब आते हैं गुण दोष। इसके थोड़े क्रमवार हम इसके प्रकार पर भी आते हैं। गुणवाचक विशेषणों के कितने प्रकार होते हैं? अब हमने बताया जैसे गुण दोष, तो गुण में अच्छा है, ईमानदार है, सुंदर है। दोष में बुरा है, असुंदर है, बेईमान है। ये गुण दोष है। आकार प्रकार। अब आकार प्रकार कैसे? लंबा, छोटा, मोटा, गोल, आयताकार, चौकोर, ये आकार प्रकार है। अब आते हैं दशा और अवस्था। अब दशा क्या है, अवस्था क्या है? गरीब, अमीर, दरिद्र, गाढ़ा, पतला, स्वस्थ, किशोर, वृद्ध, युवा, बूढ़ा आदि। उसके बाद रंग रूप। अब रंग रूप में लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद, चमकीला, भद्दा, सुंदर आदि। अब आते हैं स्वाद पे। स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, फीका, कड़वा, कसैला आदि। उसके बाद गंध यानी महक, बदबूदार, खुशबूदार, गंधहीन, सौंधी, सुगंधित, ये गंध। स्पर्श, जिनको हम छू के देख सकते हैं, चिकना, कठोर, मुलायम, हल्का, भारी, गर्म, ठंडा आदि। स्थान, स्वदेशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, भारतीय आदि। दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि।
समय, दोपहर, सायंकालीन, संध्या, रात्रि, प्रातःकालीन आदि। अब यहाँ पर लगे प्रत्ययों पर भी ध्यान देना है कि हमने प्रातः काल नहीं बोला है, सायंकाल नहीं बोला है, सायंकालीन, प्रातःकालीन। अब आते हैं अपने दूसरे भेद पे, संख्यावाचक विशेषण। तो जो संज्ञा सर्वनाम संख्यात्मक अर्थात संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, जिन संज्ञा सर्वनामों की संख्यात्मक अथवा संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अभी हमारे पास 2 पेन है, ठीक, पहले हमारे पास 2 पेन है, अब हमारे पास कुछ पेन है। अब हमने यहां संख्या नहीं बताई, कक्षा में 10 बच्चे हैं या कुछ बच्चे हैं, ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद पे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण समझते हैं। जो संज्ञा शब्द, यानी जिन विशेषण शब्दों से उन संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का पता लगता है कि वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है या प्राणी है, उसकी निश्चित संख्या का पता लगता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब व्यक्ति जैसे 2 आदमी हैं, 4 बच्चे हैं, वस्तु 2 पेन है, 2 किताबें हैं, स्थान हमने 2 शहर घूमे, या प्राणी तो वो प्राणी 2 जानवर कोई भी हो सकता है, उनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे मेरे पास 500 रुपए है, कक्षा में 4 बच्चे अनुपस्थित हैं, अब दोनों में ही निश्चित संख्या है, रुपयों की भी 500 निश्चित है, बच्चों की भी 4 निश्चित है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं, जैसे मैंने गुणवाचक विशेषण के प्रकार समझाए, इसी प्रकार से निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं। इनमें सबसे पहले गणना बोधक, यानी जिनसे हमें जिन शब्दों से अंक या गिनती का बोध होता है, उन्हें गणना बोधक कहते हैं। अब जैसे 5, 7, 10, 20, 50, 100, 500 आदि, सवा, आधा, 1.5 आदि, इसके 2 भेद होते हैं। पूर्ण गणना बोधक, यानी जिनसे पूरी पूरी संख्या का हमें पता चलता है, वो पूर्ण गणना बोधक होते हैं। 2, 3, 10, 20, 100, 50, 1000, लाख आदि। अब इनसे हमें पूरी पूरी संख्या ज्ञात हो रही है। अपूर्ण गणना बोधक, जो पूरी संख्या का बोध नहीं कराते, जैसे चौथाई, तिहाई, आधा, सवा, 1.5, ढाई, इनसे हमें पूरी संख्या नहीं मिल रही है। अब आते हैं क्रम बोधक, जो विशेषण शब्द क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें क्रम बोधक कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आदि। आवृत्ति बोधक, जो हमें तह या परतों का बोध कराते हैं, उन्हें आवृत्ति बोधक कहते हैं। इकहरा, दोहरा, दुगुना, 3 गुना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना आदि। समूह या समुदाय बोधक, जो विशेषण शब्द समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूह या समुदाय बोधक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, अब यहाँ दोनों, तीनों इनका समूह है, 4, 5, 10 आदि। समुच्च बोधक, जो विशेषण शब्द समुच्च प्रकट करते हैं, उन्हें समुच्च बोधक कहते हैं। दर्जन, 32, 40, 700 आदि। प्रत्येक बोधक, जिन शब्दों से प्रत्येक का पता लगता है, हर एक का पता लगता है, उन्हें प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे हर साल, हर माह, प्रत्येक आदि। अब आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेष शब्दों में
संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर मेरे पास कुछ सिक्के हैं, अब हमने नहीं बताए कितने सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं। कक्षा में कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं, कोई भी संख्या नहीं दी, कितने बच्चे अनुपस्थित हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो प्याज, 5 लीटर तेल, 1 मीटर कपड़ा आदि। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये परिमाणवाचक विशेषण के भेद हैं। जैसे मैंने संख्यावाचक में बताए, इसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक उन्हें कहते हैं कि जिसमें किसी पदार्थ का, वस्तु का निश्चित मात्रा दी होती है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे इसमें 1 लीटर पानी है, इस बोतल में 1 लीटर पानी है, मतलब हमने निश्चित तरल पदार्थ सदैव परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जिन वस्तुओं को तौला जाता है या नापा जाता है, जैसे मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। अब ये दूरी किलोमीटर में नापी या मीटर में हो, फुट में हो, या आपका किसी भी तरह से हो, इंच में हो, वो हमारी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। अब यहां हमने निश्चित बताई है, दूरी भी निश्चित बताई है और बोतल में पानी भी निश्चित बताया है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आते अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जिन विशेष शब्दों से हमें मात्रा या नाप तौल का सही पता न लगे, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे चाय में थोड़ी चीनी कम है, हमने नहीं बताया कि थोड़ी कितनी कम है, 10 ग्राम कम है या 4 दाने कम है, ऐसा कुछ नहीं बताया। दर्जी ने कहा कुर्ते में थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया। अब ये थोड़ी चीनी, थोड़ा कपड़ा, या कोई निश्चित मापदंड नहीं है, कोई निश्चित मात्रा नहीं, तो ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सार्वनामिक विशेषण, यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जब केवल वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जब वो संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं तब वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। ये चारों भेदों के नाम सर्वनाम के नाम पर ही हैं, लेकिन संज्ञा के साथ जुड़कर जब वो उसकी विशेषता बताने लगते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण। संकेतवाचक या निश्चयवाचक विशेषण का मतलब है कि निश्चित किसी संज्ञा शब्द की तरफ निश्चित इशारा करके जब करते हैं, निश्चित संकेत करते हैं, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, यह, वह, इस, उस, यानी इस घर में कौन रहता है, इस घर में का मतलब घर की विशेषता बताई जा रही है कि इस घर में कौन रहता है। नंबर 2 पे आते हैं अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी जहां विशेषण तो है वो सर्वनाम, संज्ञा की तो विशेषता बता रहा है लेकिन निश्चित नहीं है, इसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द ही आते हैं, जैसे कोई और कुछ। जैसे मदन को कविता की कोई पुस्तक खरीदनी है। अब कविता की कोई पुस्तक खरीदनी है, यानी कोई यहाँ क्या है, पुस्तक के साथ आया है, तो पुस्तक की विशेषता बता रहा है, इसलिए कोई यहाँ पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है।
प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक होते हैं और संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं क्या, कौन, कौन सा, कौन सी आदि। इसके उदाहरण देखते हैं। कौन सी साड़ी आपको पसंद आई? अब कौन सी साड़ी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। किस व्यक्ति को बुलाया? किस। चौथा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, वे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं मेरा, तुम्हारा, हमारा, तेरा, आपका, इसका, उसका, उनका, उसका, जिसका आदि। अब इसके उदाहरण देखते हैं। मेरे घर आज भजन संध्या है। मेरे, विशेषता किसकी है? घर। यहां घर संज्ञा के साथ जुड़कर मेरे लगा तो ये हो गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए, आपका बेटा कब आ रहा है? आपका, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन बेटा संज्ञा के साथ जुड़कर ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण के भी भेद होते हैं कि कौन सा उद्देश्य विशेषण है और कौन सा विधेय विशेषण है। वो विशेषण शब्द जो संज्ञा के पहले लगता है वो उद्देश्य विशेषण होता है, और जो संज्ञा के बाद लगता है, विधेय के साथ लगता है, अर्थात क्रिया से पूर्व लगता है, वो विधेय विशेषण होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे हरी मिर्च। अब यहाँ विशेषण पहले है, संज्ञा बाद में है। सुंदर लड़की, अब यहाँ विशेषण पहले है और संज्ञा बाद में है। इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे कुत्ता काला है, लड़की सुंदर है, ये विधेय विशेषण है। हरी मिर्च, सुंदर लड़की उद्देश्य विशेषण है, लेकिन इसको अगर हम जब विधेय विशेषण में कुत्ता काला है तो संज्ञा पहले है और विशेषण बाद में है। लड़की सुंदर है, संज्ञा शब्द पहले है और विशेषण बाद में है, ये विधेय विशेषण के अंतर्गत आता है। अब आते प्रविशेषण। हमने विशेषण जान लिया, विशेष जान लिया और विशेषण के भेद जान लिए। अब आते प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें विशेषण की भी विशेषता का पता लगता है, उसका बोध होता है, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं जैसे बहुत, कम, थोड़ा सा, लगभग, बड़ा। अगर हम कहें आपका बच्चा बड़ा शैतान है, आकाश बहुत होशियार बच्चा है, कक्षा में लगभग 40 बच्चे हैं। अब बड़ा, बहुत, लगभग, ये शब्द जो हैं वो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण कहे जाएंगे। आइए अब आके देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर हम इसको इंग्लिश से रिलेट करते हैं तो हम इसको डिग्रीज बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हिंदी में बताते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था कहते हैं जब कोई भी विशेषण शब्द अपनी मूल अवस्था में यानी सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है तब वो मूलावस्था होता है। यानी उसमें ना तो कोई तुलना है और ना ही किसी को बहुत कई लोगों के बीच श्रेष्ठ या निम्नतम बताया है।
सामान्य रूप से उसका प्रयोग किया है विशेषण का। जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं कि लता होशियार है। अब होशियार या सामान्य है कि लता होशियार है, होशियार हमारा विशेषण है। अब आते हैं इसी की उत्तरावस्था में। उत्तरावस्था में जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, फिर किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाता है, तो उत्तरावस्था यानी तुलनात्मक अध्ययन के बाद उसको उत्तरावस्था कहते हैं, यानी मूलावस्था के बाद की अवस्था। अब इसमें जैसे जब हम तुलना करते हैं तो इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं से अधिक, से बढ़कर, की अपेक्षा, की तुलना में, से, कम, और अगर हम तत्सम शब्दों में बोले तो तर शब्द लगता है, जो तत्सम शब्द होते हैं। अब यहाँ उसी उदाहरण को हम बोलते हैं जो हमने बताया है, लता रमा से होशियार है। अब हमने यहाँ कह दिया लता रमा से होशियार है। अब दो लोगों में तुलना होगी कि लता किससे होशियार है, रमा से होशियार है। दो लोगों में तुलना करके उसको ज्यादा बता दिया। अब आते उत्तरावस्था के बाद उत्तमावस्था में। उत्तरावस्था हो गया, अब आते उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री। जब दो से अधिक लोगों या वस्तुओं के बीच तुलना करने पर सब किसी को भी सर्वाधिक, श्रेष्ठ या निम्नतम बता दिया जाता है, तब वह उत्तमावस्था होती है। कि हम किसी चीज को कई लोगों के बीच या किसी वस्तु को कई वस्तुओं के बीच बहुत अच्छी बता देते हैं या बहुत खराब बता देते हैं, तो वो उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में जब हम उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाने के लिए हम इनमें कई बार प्रत्यय भी जोड़ देते हैं। जैसे संस्कृत के जो शब्द हैं या तत्सम शब्द हैं, उनमें जब हम उत्तरावस्था बनाते हैं तो तर बोल देते, प्रत्यय जोड़ देते हैं। जब उत्तमावस्था बनाते हैं तो तम प्रत्यय जोड़ देते हैं। इसके अलावा तर और तम प्रत्यय तो क्रमशः हम जोड़ते ही है। इसके अलावा फारसी शब्दों के जब हम बनाते हैं तो उसमें बेहतर, कमतर, बदतर, बेहतरीन, बदतरीन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तत्सम शब्दों की अवस्थाएं, जैसा कि मैंने बताया, जब तत्सम शब्द की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है तो उसमें तर और तम का प्रयोग होता है। यहाँ मैंने 5 शब्द दिए हैं जिनको एक टेबल के माध्यम से दर्शाया है। निकट मूलावस्था, उत्तरावस्था निकटतर, उत्तमावस्था निकटतम। इसी तरह से बाकी के 4 उदाहरण देखिए। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। लघु, लघुतर, लघुतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। विशेषणों की रचना जब हम करते हैं तो उपसर्ग, प्रत्यय या उपसर्ग प्रत्यय दोनों मिलाकर भी विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे उपसर्ग से सबल, प्रत्यय से आंशिक, उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर अभिमानी। इनके अलावा विशेषणों की रचनाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती हैं। संज्ञा से, तो संज्ञा से आइए, इसके भी मैंने 5 उदाहरण दिए। संज्ञा से भी परिवार, अगर हम परिवार संज्ञा शब्द है, जब इसका हम विशेषण बनाएंगे तो पारिवारिक, इसमें पहला अक्षर हमारा दीर्घ हो जाएगा। इसके अलावा आलस्य संज्ञा है आलसी। इतिहास ऐतिहासिक, ई का अय हो जाएगा, जैसे विज्ञान का वैज्ञानिक हो जाता है। नगर, नगर का नागरिक। गुलाब, गुलाब का गुलाबी। अब इसके अलावा सर्वनाम से, जैसे संज्ञा से बने ऐसे सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं। अब सर्वनाम से बनते तो जो, जैसा, कौन, कैसा, तुम, तुमसा, मैं, मुझसा, यह, ऐसा, ये सर्वनाम से बनने वाले विशेषण थे।
क्रिया से। पढ़ना पढ़ाकू, बेचना बिकाऊ, सड़ना सड़ियल, घूमना घुमक्कड़, तैरना तैराक। अव्यय से ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, आगे अगला, पीछे पिछला, भीतर भीतरी। अब इनके अलावा कुछ विशेष नियम है जिनका वर्णन करते हैं, जिनको देख लेते हैं एक बार। आकारांत विशेषण शब्द जब होते हैं और उनके विशेष के लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं, उनके विशेष जो है वो लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द अगर विशेषण है, जैसे अच्छा अगर स्त्रीलिंग है अच्छी हो गई, बड़ा स्त्रीलिंग है बड़ी, चिकना स्त्रीलिंग है चिकनी, छोटा स्त्रीलिंग है छोटी। इसी प्रकार से जब वचन अगर बदलता है, बहुवचन में हो जाता है, तो एकारांत हो जाते हैं। इनके अलावा ईकारांत, ऊकारांत तथा उकारांत ये विशेषण शब्द हैं। इनमें विशेष के लिंग वचन के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे दयालु, शरारती, लड़ाकू, तीनों तरह के एक एक दे दिए। इनमें लिंग वचन के आधार पर विशेष में कोई परिवर्तन नहीं होता। दयालु लड़का है, दयालु लड़का, दयालु लड़की, यानी इन विशेषणों में परिवर्तन नहीं होगा, विशेष का वचन और लिंग कुछ भी हो। अब आते हैं अगले नियम पर। यदि विशेषण के साथ कारक विभक्ति का प्रयोग हो तो भी आकारांत पुल्लिंग विशेषण में परिवर्तन हो जाता है और वो एकारांत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आकारांत पुल्लिंग जहरीला, लेकिन हमने कहा उसे जहरीले कीड़े ने काट लिया। अब यहाँ कारक का प्रयोग हो गया, कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो हमारा विशेषण शब्द जो है वो एकारांत में परिवर्तित हो गया। छोटा, छोटा बच्चा खेल रहा है, छोटा बच्चा कविता पढ़ रहा है, लेकिन अगर हमने उसमें कारक चिन्ह लगा दिया तो छोटे बच्चे ने कविता सुनाई। तो आकारांत पुल्लिंग विशेषण जो है वो एकारांत में बदल जाता है, एक वचन होने पर भी। ये थे कुछ विशेष नियम। विशेषण का विवरण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।